नमस्कार। पावरभूषण सीरीज में यह आपका कक्षा 12 का अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस वीडियो के माध्यम से आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से बने हुए क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 12 के अध्याय 7 अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय जो कि है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, वो है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो यह आपको 9th-10th में भी बताया गया होगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। क्योंकि यहाँ पर जो पहला टॉपिक ये आता है कि ये पहले के लोग ये मानते थे कि जिसका जो क्या कहते हैं बाइल जो होता है वो काला होता है अगर, तो वो गर्म मिजाज का होता है, उसका खून गर्म होता है, शरीर का ताप, उसे हमेशा बुखार होता है, एग्रेसिव नेचर का होता है। तो विलियम हार्वे ने जब रक्त परिसंचरण की खोज की, थर्मामीटर के बाद टेम्परेचर नापा गया तो पाया गया कि ये जो संदर्भ दिया गया था कि काले पित्त वाले लोगों का जो हमेशा बुखार होता है ये गलत था। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। दूसरा आता है गलत कथन का चयन करो। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात। हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन कौन करता है, प्रतिरक्षा तंत्र ही करते हैं। मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर, मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है, बिल्कुल सही बात है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति व शारीरिक स्वस्थता होती है, गलत बात है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन में देखो तो वहां पर स्वास्थ्य का अर्थ दिया गया है, कहा गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं होता कि केवल रोग नहीं है, शरीर में रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, या हम कह रहे हैं कि हम डेली नहा धो रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है पूर्ण रूप से वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ हो, यानी उसके शरीर में कोई रोग ना हो, वो लोगों से सामान्य रूप से बोलचाल करता है, ऐसा ना हो कि गुस्से वाला हो, एग्रेसिव नेचर का हो, या रोंधू वाला हो, या बहुत इमोशनल हो, तो ये भी एक प्रकार के रोग हैं, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जाता। स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, ठीक है। तो ये आपका लाइन गलत है। नेक्स्ट, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। भैया इतना इजी क्वेश्चन, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग यानी ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। संक्रामक रोगों में सबसे घातक, ये घटक लिख दिया है, इसको सही कर लेना, घातक कर लेना। संक्रामक रोग में यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों में सबसे ज्यादा घातक कौन सा है, तो ये है एड्स, ठीक है, HIV के कारण होता है। नेक्स्ट, असंक्रामक रोग में, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो वे कौन से हैं, जैसे चोट लग गया आपको, या आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये फैलने वाले रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है। इनमें जो सबसे घातक रोग है वो कौन सा है, वो है आपका कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड बताए हैं किस रोगाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफिमुरियम नामक जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टाइफाइड का संक्रमण किससे होता है, तो टाइफाइड का संक्रमण होता है दूषित खाने या पानी से, ठीक है, संदूषित भोजन व जल से, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। नेक्स्ट, साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें साल्मोनेला टाइफी, तो हमारी छोटी आंत में आता है, सबसे पहले छोटी आंत में आता है, वहां पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है और रक्त के माध्यम से वो शरीर के अन्य भागों में भी विस्तृत हो जाता है। अब कह रहे हैं कि उच्च ज्वर, जहां पर भी आप उच्च ज्वर देखो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड, तो आप तुरंत लगा दो टाइफाइड रोग, क्योंकि टाइफाइड रोग हाई फीवर को ही डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विडाल परीक्षण किस रोग के परीक्षण के लिए क्या आता है, तो विडाल टेस्ट भी क्या किया था, टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए। यह भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है नीट के लिए, कई बार पूछा गया, विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला जो एक रसोइया थी जो खाना बनाती थी, उसके माध्यम से वो वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। ऐसी कौन सी लेडी थी जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, वो टाइफाइड से ग्रसित थी, जो खाना बनाती थी, खाने में चाहे उसके मुंह से निकले बिंदु कणों के माध्यम से बैक्टीरिया फैला, किसी भी तरीके से बैक्टीरिया उसके शरीर से अन्य लोगों में भी पहुंचा था जो उसके द्वारा बनाए हुए खाने को खा रहे थे। वो थी मैरी मेलोन। मैरी मेलोन को टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, टाइफाइड मैरी भी कहते थे। नेक्स्ट, निमोनिया रोग का कारक क्या है, तो निमोनिया रोग किसके कारण होता है,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण भी हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। निमोनिया रोग में क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ा के एल्वियोलाई यानी वायुकोष यानी एल्वियोलाई में तरल भर जाता है। ठीक है। निमोनिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, अभी बताया निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। नेक्स्ट, वह रोग जिसमें फेफड़े के वायुकोष में तरल भर जाता है, वही निमोनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह रोग जिसके गंभीर मामले में होठ और हाथ की अंगुलियों के नाखूनों का रंग धूसर यानी ग्रे से ब्लू हो जाता है, धूसर से नीला हो जाता है, तो ये भी होता है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग जब बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाता है तो नाखून वगैरह नीले हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निमोनिया रोग का संचरण किससे होता है, तो निमोनिया रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले हुए बिंदु कणों से भी होता है, उसके किसी भी बर्तन वगैरह से भी हो सकता है, या उसके द्वारा जो एरोसोल प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा भी हो सकता है। ऑप्शन डी लगा दीजिए उपरोक्त सभी। जीवाणुवीय रोग के उदाहरण कौन से हैं, प्लेग भी जीवाणु के कारण होता है, निमोनिया भी और डिप्थीरिया भी, उपरोक्त सभी, ये सभी जीवाणुवीय रोग है, जीवाणु द्वारा होते हैं। सामान्य जुकाम का कारण क्या है, कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, राइनो वायरस के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी। गलत कथन का चयन करो, सामान्य जुकाम में नाक और श्वसन तक प्रभावित होता है परंतु फेफड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये नीट में कई बार ये लाइन पूछी गई है। दूसरा, सामान्य जुकाम व संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने बिंदु कणों से होता है। बिल्कुल सही बात है, हमें जो क्या कहते हैं सर्दी जुकाम होता है वो दूसरों से ही मिलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से दुर्लभ मलेरिया होता है, गलत बात है। अगर हम बात करें दुर्लभ मलेरिया जिसे कहा जाता है मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है घातक, यानी ऐसा रोग जो कभी ठीक ना हो, तो ये जो दुर्लभ मलेरिया यानी मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो वाइवेक्स के कारण नहीं होता है, वो होता है फैल्सीपैरम के कारण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी सबसे पहले किसमें प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाता है। हमारे शरीर में अगर प्लाज्मोडियम परजीवी आता है तो सबसे पहले वो यकृत में जाता है, यकृत की कोफर सेल्स में वो अपनी संख्या बढ़ाता है अलैंगिक जनन द्वारा। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी के संक्रमण में लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ एक विषालु पदार्थ स्रावित होता है जिसके कारण ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो पदार्थ है हीमोजॉइन। जब आरबीसी में प्रवेश करता है प्लाज्मोडियम तो प्रवेश करने के दौरान एक केमिकल का स्राव करता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं, जिसके कारण कपकपी आती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन कहाँ होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम के अलैंगिक जनन की तो यह हमारे शरीर की यकृत में होता है और आरबीसी में होता है। वहीं बात करें मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लैंगिक जनन की तो लैंगिक जनन होता है मादा एनाफिलीज के अमाशय में, एनाफिलीज के अमाशय में होता है, स्टमक में। तो यहाँ पर अलैंगिक पूछा गया है, यकृत और आरबीसी लगा दीजिए, ए और बी दोनों। फिर देखिए लैंगिक जनन पूछा गया है प्लाज्मोडियम का, तो प्लाज्मोडियम का लैंगिक जनन कहाँ होता है, अभी बताया था मादा एनाफिलीज के अमाशय में। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथि में किस रूप में स्थित होता है, स्पोरोजोइट यानी बीजाणुज अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूर्ण होता है, तो इसका जीवन चक्र 2 होस्ट द्वारा, 2 पोषकों द्वारा होता है, मनुष्य भी है और मादा एनाफिलीज, इन दोनों के द्वारा। मनुष्य जो होता है वो प्राथमिक पोषक होता है, प्राथमिक पोषक यानी प्राइमरी होस्ट होता है, और ये द्वितीयक पोषक होता है, सेकेंडरी होस्ट, यानी ऑप्शन सी लगा दीजिए। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कौन है, लगा दीजिए मनुष्य। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट, कब्ज, उदरीय पीड़ा, अत्यधिक श्लेष्म में युक्त मल, रक्त के थक्के वाला मल की बात की जाए तो तुरंत लगाइएगा अमीबिता। अमीबिता यानी अमीबायसिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। ये किस अंग को प्रभावित करता है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है, छेद कर देता है, अल्सर पैदा कर देता है, जिसके कारण जो मल है उसमें रक्त का थक्का भी आता है। ये इस रोग का प्रमुख लक्षण है।
एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, वही अभी बताया है। अच्छा, किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है घरेलू मक्खी के कारण। संक्रमित व्यक्ति की जो पॉटी होती है वहां पर मक्खी बैठी, उसके अंडे को ये मक्खी लेकर खाने वाने पर लेकर बैठ गई, वहां पर रख दिया, तो इससे संक्रमण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबी अतिसार का कारण है भाई, अमीबी पेचिस जिसे कहते हैं, अमीबिक डायसेंट्री, भाई एंटअमीबा हिस्टोलिटिका का कारण। नेक्स्ट, आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, आंत्र का अवरोध किस रोग का लक्षण है? आंत्र का अवरोध, ये टर्म याद रखना। हर लक्षण में एक कुछ खास होता है जिससे वो रोग रिलेटेड होता है। आंत्र का अवरोध होता है एस्केरिस्ता में, इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नामक कृमि जो होता है वो हमारी आंत के रास्ते को बंद कर देता है। कृमि द्वारा होने वाला रोग, यानी जो वर्म है जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, टीनिया सोलियम, इनके कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो अमीबता तो नहीं होता, क्योंकि ये अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ होता है, कृमि नहीं होता। एस्केरियोसिस है, क्योंकि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से कृमि होता है। फाइलेरियोसिस भी एक कृमि के कारण होता है, वुकेरेरिया बैनक्राफ्टी या वुकेरेरिया मलेई कारण। ऑप्शन डी लगा दीजिए, कृमि द्वारा दोनों रोग होता है। रोग जिसमें पश्चपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे दीर्घकालिक शोथ हो जाता है, यानी वो रोग बताइए जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स है, लोअर लिम्ब के यानी पैरों के लिम्फेटिक वेसल्स में सूजन आ जाता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है। किसमें बताइए? फाइलेरिया। इसे हम क्या कहते हैं? हाथी पांव भी कहते हैं, हाथी पांव फाइलेरिया। किसके कारण होता है? वुकहेरेरिया बैनक्राफ्टी और वुकेरेरिया मलेई के कारण होता है। हाथी पांव या फाइलेरियासिस का रोग जनक अभी बताएं, वुकेरेरिया बैनक्राफ्टी और मलेई। ऑप्शन ए और बी दोनों। गलत कथन का चयन करिए। फाइलेरियासिस रोग में जननिक अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जनन अंग भी कभी कभी प्रभावित होते हैं। कौन सा जनन है? अंडकोश। उष्मा व नमी कवकों को त्वचा के वलनों जैसे कि ग्रोइन तथा पादांगुलों के बीच पनपने में मदद करती है। जो उष्मा और नमी है वो कवकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लगभग 95 डिग्री मिल गया 5%, तो ये कवक बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो ये जो ग्रोइंग रीजन है, अंगुलियों के बीच का स्थान है जहां हम पानी से हाथ धुलते हैं फिर छोड़ देते हैं बिना पोंछे, तो वहां पर कवक के उगने की आशंका ज्यादा होती है। निमोनिया व सामान्य जुकाम रोगवाहक कीटों द्वारा होता है, गलत बात है। जो जुकाम है और निमोनिया है उनका संक्रमण, निमोनिया का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है और जुकाम भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। ऑप्शन सी गलत है। दाद रोग का कारण बताइए। तो दाद होता है माइक्रोस्पोरम के द्वारा भी, ट्राइकोफाइटा और एपिडर्मोड सभी के द्वारा। क्या होता है? कवक के द्वारा। ये सभी क्या है? कवक है जिनके कारण दाद होता है। नेक्स्ट, त्वचा नाखून और बाल के स्कैल्प पर सूखी सल्की विच्छतियां किस रोग का लक्षण है? दाद का। यहाँ पर इसको याद रखना, सूखी और सल्की विच्छतियां, स्कैलिलेशंस। संक्रामक रोग जो खाद्य पदार्थ व पानी द्वारा संचारित होता है। टाइफाइड होता है, अमीबता भी कह सकते हैं, एस्केरिस्ता भी, बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सभी लगाएंगे। कीट रोगवाहक द्वारा फैलने वाले रोग कीटों के कारण, मलेरिया, फाइलेरिया। ऑप्शन डी। टाइफाइड नहीं, टाइफाइड दूषित भोजन और जल द्वारा होता है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती है मादा एडिज एजिप्टी मच्छर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट रक्षा, बिल्कुल सही बात। उपाजित प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात। श्वसन, जठरांत और जनन मूत्र पथ को आश्रित करने वाले एपिथेलियम का श्लेष्मार सही में प्रवेश करने वाले रोगाणु को रोकने में मदद करता है, सही है। आमाशय में अम्ल, आंख में आंसू, मुंह में लार, ये सभी कोशिकीय रोग है, गलत बात है, ये सभी कायकीय रोग है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी लगा दीजिए। नेक्स्ट, रक्त में बहुरूपी केंद्रक स्वेताणु उदासीन रंजी के कुछ उदाहरण, यानी कह रहे हैं पीएमएनएल के उदाहरण बताइए। पीएमएनएल यानी पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के उदाहरण। तो पीएमएनएल के उदाहरण श्वेताणु भी है, एक केंद्रकाणु, लिम्फोसाइट यानी उपरोक्त सभी। श्वेताणु जिसे हम डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट्स भी पीएमएनएल के अंतर्गत आते हैं और बाकी आपके लिम्फोसाइट तो आते ही हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्राव कौन करता है? यहाँ सवार हो गया, स्राव लिख लीजिए। स्राव कौन करता है? तो वे कोशिका जो विषाणु से संक्रमित होती है वो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है। गलत कथन का चयन करना है। उपार्जित प्रतिरक्षा का अभिलक्षण स्मृति है, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी बेस्ड होता है, जो पहले प्रतिजन से सामना करता है उसकी याद रखता है कि कैसे उसको हमने मारा था, फिर द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया बढ़ती से होता है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकाणु बी और टी लिम्फोसाइट द्वारा होती हैं। तीसरा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। नहीं, गलत बात। अगर हम बात करें सेल मीडिएटेड CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो होता है टी लिम्फोसाइट द्वारा, बी नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु कितने पेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है? 4। 2 होता है हैवी और 2 होता है लाइट चेन। H2L2 भी कहते हैं प्रतिरक्षी को। प्रतिरक्षी माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करें एंटी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो कि बी लिम्फोसाइट बनाता है, इसे और किस नाम से जानते हैं? चूंकि ये रक्त में पाया जाता है इसीलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया भी कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कौन बनाता है? CMI कौन बनाता है? अभी बताए थे, टी लिम्फोसाइट बनाता है। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है। नेक्स्ट, जब परपोषी प्रतिजन का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होती है। किस प्रकार की प्रतिरक्षा है? ये सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है, एक्टिव इम्यूनिटी का। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जब हम टीका देते हैं तो टीका में जानबूझकर हम रोगाणुओं को देते हैं, तो जिससे प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों को शरीर में प्रवेश किसे प्रेरित करता है? तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। यानी हम जानबूझकर उस रोगाणु को दुर्बल बनाकर टीके के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारा शरीर उसको पहचाने, पहली बार उसका सामना हो, प्राथमिक अनुक्रिया हो, एंटीबॉडी बनाए। इसे सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। जब शरीर के रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव प्रोसेस कहलाता है। दुग्ध स्राव के प्रारंभिक दिनों के दौरान जो माँ है उनके द्वारा स्रावित जो पीले तरल का पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? पीयूष कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। पीयूष, कोलोस्ट्रम या इसे खीस भी कहते हैं। नेक्स्ट, दुग्ध स्राव के, ये तो हो ही गया, नहीं है। दुग्ध स्राव के आरंभिक दिनों के दौरान जो माँ द्वारा स्रावित पीयूष होता है यानी पीले रंग का दूध, उसमें कौन सी प्रतिरक्षी होती है? IgA की प्रचुरता होती है। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन था। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। सगर्भता के दौरान भ्रूण को अपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त होता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति गुण पर आधारित होता है, सही है। टीकाकरण में रोगजनक के विरुद्ध औषधि को, गलत बात है। दुर्बलीकृत रोगाणु को दिया जाता है, मेडिसिन नहीं दिया जाता, टीके में उसी रोगजनक को दिया जाता है, लेकिन इस तरह से मारकर कि वो शरीर में रोग उत्पन्न ना कर सके, ऑप्शन सी गलत है। यकृत शोथ बी का टीका किससे बनाया जाता है? ईस्ट से बनाया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। कुछ लोगों को बेफालतू सामान्य चीजों से भी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होने लगती है, जैसे फूल से उंगलियां तो उन्हें छींक आने लगेगी, तो छींक आना प्रतिरक्षी अनुक्रिया का ही एक परिणाम होता है, इसे एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, एलर्जन के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी किस प्रकार की होती है? IgE प्रकार की होती है। नेक्स्ट, एलर्जन के सामान्य उदाहरण, धूल की चिड़चिड़ी भी एलर्जन होते हैं, परागकणिका और प्राणी लघु सर्ग, ऑप्शन डी। छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई किसके लक्षण है? एलर्जी के लक्षण है। नेक्स्ट, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाले रसायनों के कारण होती है, कौन कौन से? हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ऑप्शन ए और बी दोनों लगाएंगे। हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्राव किससे होता है? मास्ट कोशिका द्वारा। नेक्स्ट, एलर्जी के लक्षणों को घटाने में कौन सहायक करती है? एंटीहिस्टामिन दिया जाता है, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड, सभी उपरोक्त सभी लिख देंगे। नेक्स्ट, स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण क्या है? आमवाती, संधिशोथ, रूमेटाइड अर्थराइटिस। लसिकाणु की उत्पत्ति व परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन कहाँ होता है? तो ये होता है लसिकाभंगों में। नेक्स्ट, लसिकाभंग जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं, अस्थिमज्जा और थाइमस दोनों, ऑप्शन डी।
लसीकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, प्रतिजन के साथ, तो वो लगाएंगे द्वितीयक लसिकाभंग। द्वितीयक लसिकाभंग नहीं है थाइमस। अस्थिमज्जा और थाइमस क्या होता है, प्राथमिक लसिकाभ होते हैं, बाकी सारे द्वितीयक लसिकाभंग है। गलत कथन का चयन करिए। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभंग है जहां लसिकाणु समय सभी रुधिर कोशिका उत्पन्न होती है, सही बात है। थाइमस एक सपाली अंग है जो हृदय के पास रोस्ती के नीचे स्थित, सही है। जन्म के समय थाइमस बड़ा और बढ़ती उम्र के साथ घटता जाता है, सही है। अस्थिमज्जा और प्लीहा दोनों में ही बिलसिकाणु के परिवर्धन और परिपक्वन सूक्ष्म, प्लीहा नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्लीहा के बारे में गलत कथन का चयन करिए। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु भक्षकाणु होते, सही है। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर स्यंदक के रूप में कार्य करता है, सही है। प्लीहा में रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है, सही है। प्लीहा डंबल के आकार का होता है, गलत बात। प्लीहा सेम के बीज के आकार का होता है, ऑप्शन डी। लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित छोटी संरचनाएं, ठोस संरचनाएं। ठोस संरचना कौन सी होती है, लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड्यूल्स। लसिका ग्रंथियों में मौजूद लसिकाणुओं के सक्रिय और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है प्रतिजन। जब लसिका ग्रंथियों पर प्रतिजन आकर बैठता है तभी ये एक्टिव होती है। मानव शरीर के लसिकाभ ऊतकों का लगभग 50% भाग बनाता है कौन, माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, और एजो इस बात का संकेत देती है कि न्यूनता को जन्मजात रोग नहीं है, सही है। एड्स HIV कारण होता है, सही। HIV वायरस, राइनो वायरस, गलत बात है। रेट्रोवायरस समूह का विषाणु होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, HIV के शरीर में प्रवेश के बाद सबसे पहले किस कोशिका को प्रभावित करता है, तो HIV सबसे पहले वृहत भक्षकाणु पर प्रभावित करता है, मैक्रोफेज को, उसमें प्रवेश करके अपनी संख्या बढ़ाता है। गलत कथन का चयन करिए। HIV संक्रमण होने और लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों की हो सकती है। HIV संक्रमण में वृहत भक्षकाणु HIV फैक्ट्री की तरह काम करता है, सही है, ये भी सही है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाए जाने वाला नैदानिक परीक्षण बिडाल, गलत बात है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। एड्स रोग में प्रतिरक्षा न्यूनता का कारण सहायक टी लसिकाणुओं में कमी। HIV का संक्रमण नहीं होता, मच्छर के काटने से नहीं होता। नेक्स्ट, प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज जो नद्रव्यी कोशिकाएं कहलाती हैं, दुर्दम और अर्बुद बनाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट, सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती है जिससे दूसरी कोशिकाओं में उनका संस्पर्श उनके अनियमित वृद्धि को रोकता है, क्या कहलाता है, संस्पर्श दमन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाता है। मेटास्टेसिस गुण पाया जाता है दुर्दम अर्बुद में। कैंसर के कारण सभी हो सकते हैं। सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों को पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय करने पर कोशिकाओं को कैंसर जीन रूपांतर कर देते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन, ऑप्शन डी लगाएंगे। कैंसर अभिज्ञान में उपयोगी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया की जांच के लिए बढ़ती कोशिका गणना नहीं होगी, गणना होगी। गणना में रुधिर और अस्थिमज्जा का परीक्षण किया था, सही है। जीवोती परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके वैज्ञानिक द्वारा जांचा जाता है, सही है। आंतरिक अंगों के कैंसर पता लगाने के लिए हम CT में क्या है हमारी जैसे, ठीक है। अभिकलित टोमोग्राफी में गामा किरणों का प्रयोग होता है, गलत बात है। एक्स-रेज का प्रयोग होता है CT स्कैन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गलत कथन का चयन करो। जीवित ऊतकों में वैकृतिक और कायिकीय परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए MRI में तेज चुंबकीय क्षेत्रों अनायनकारी विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशेष प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशानुगत सुग्राह्यता वाले व्यक्तियों में जिनों का पता लगाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी, गलत बात है। आणविक जैविकी का प्रयोग किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, जैविक अनुक्रिया रूपांतरण बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर का उदाहरण अल्फा इंटरफेरोन होता है। नेक्स्ट, ओपियाइड से संबंधित ग्रंथियां कहाँ मौजूद होती है, CNS और जुठान पथ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन क्या होती है, डायस्टिल मार्फिन, डाइएसिटिल मार्फिन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है स्मैक, जिसे हीरोइन भी कहते हैं। नेक्स्ट, एफीम प्राप्त होता है पैपा और सोमनिफेरम से। अवसाधक जो शरीर के प्रकारों को धीमा कर देता है, हीरोइन। भांग फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल के विभिन्न संयोजन से बनाया जा सकता है, उपरोक्त सभी।
आमतौर पर अंतःश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक पदार्थ शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? हृदय वाहिका तंत्र को। नेक्स्ट, कोकीन प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलम कोका से। नेक्स्ट, तंत्रिका प्रेशर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालते हैं कोकीन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक जैसे सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। मार्फिन, कोकीन से सुखाभास, सही है। कोकीन के अत्यधिक मात्रा से सेवन से होता है विभ्रम, हेलुसिनेशन। विभ्रमी गुण वाले ड्रग कोकीन भी है, एट्रोपा भी है, धतूरा भी, प्रोक्सो कथन का चयन। बर्बिट्रेट, एम्फेटामिन, बेंजोडिपाइन, एलएसडी जैसे द्रव का उपयोग अवसाद व निद्रा जैसे मानसिक व्याधि के द्वारा रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधि के रूप में की जाती है। सही है। अफीम एक बहुत प्रभावी शामक का पीड़ाहर है। अफीम नहीं होता, मार्फिन होता है। डी गलत है, सॉरी बी। निकोटीन किस ग्रंथि पर कार्य कर एडेनिन नॉरएडेनिन हार्मोन का स्राव करता है? अधिवृक्क। नेक्स्ट, वात स्फीति का एक कारण हो सकता है धूम्रपान, स्मोकिंग। ठीक है, बस थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं से आवाज़ सही से नहीं निकल रही, अभी दर्द भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी तेजी से कराया है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले अध्याय का क्वेश्चन जल्दी बताया जाएगा। धन्यवाद।